हेलो स्टूडेंट। आज हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको देखेंगे हम। टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे और मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम वेक्टर और स्केलर समझने से पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको बोल देंगे हम वो फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है ना, जैसे मास को हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको बोल देंगे हम दे आर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, पता होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क रहा, एनर्जी रहा, इनको जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे। तो यहां लिखा जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में, एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी डिस्क्राइब क्वांटिटेवली। ठीक है ना, क्वांटिटेवली का मतलब हुआ नंबर्स में जिनको हम, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ब्रैकेट में यहां लिखा गया है इन नंबर्स। समझ रहे हैं? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक को बोलेंगे हम स्केलर, एक को बोलेंगे हम वेक्टर। ठीक है ना, अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर्स और उनकी यूनिट की जरूरत पड़े बस, मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े बस, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उनको बोल देंगे हम दे आर स्केलर क्वांटिटी। तो यहां लिख रहे हैं अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाई नंबर अलोंग विथ यूनिट। ठीक है ना, नंबर अलोंग विथ यूनिट कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है ना, उसको बोल देंगे हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे 10 kg ऑफ वाटर, ठीक है ना, किसी एक बकेट में, किसी एक बकेट में 10 kg वाटर है। ठीक है ना, अगर हमको इतना बता दिया गया कि 10 kg वाटर इस बकेट में है, तो उस बकेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, सब कुछ बता देंगे हम। ठीक है ना, सारा कुछ हमें आइडिया होगा। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे अगर हमसे बोला जाए एक ब्लॉक है, ठीक है ना, एक ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ब्लॉक किधर जाएगा? ठीक है ना, एक ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ब्लॉक किधर जाएगा? तो हम बता नहीं सकते। ठीक है ना, हो सकता है ब्लॉक राइट साइड चला जाए। ठीक है ना, अगर राइट साइड फोर्स लगा है, लेफ्ट साइड ब्लॉक जाएगा अगर लेफ्ट साइड फोर्स लगा होगा। ठीक है ना, तो यहां डायरेक्शन मैटर कर रहा है कि ब्लॉक किधर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे बोल दिया गया कि 10 kg ऑफ वाटर कंप्लीट है ये। ठीक है ना, अब यहां पर सब कुछ बता सकते हैं इसका। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर बताया गया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है इस ब्लॉक पर, ब्लॉक किधर जाएगा हम नहीं आइडिया लगा सकते। हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, लेफ्ट साइड लगा है या राइट साइड लगा है। ठीक है ना, तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी रहेगा और यहां पर मास क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगा। समझ रहे हैं? इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो स्केलर के अगर एग्जांपल देखें तो मास, डेंसिटी, स्पीड, ये सब जो है स्केलर हैं। वर्क भी स्केलर है। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों स्केलर ही रहेंगे। ठीक है ना, वर्क स्केलर ही रहेगा। साइन हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, कुछ कुछ क्वांटिटी जो स्केलर रहते हैं उनके पास साइन भी होता है, जैसे चार्ज। ठीक है ना, यहीं कहीं लिखा होगा चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? और टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है ना, और पॉजिटिव में भी रहता है। तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसी भी क्वांटिटी रहेंगे, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, जैसे पावर है ये भी स्केलर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी स्केलर है। अच्छा, यहां करंट लिखा गया है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है ना, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी होता है करंट के पास, लेकिन ये अभी भी स्केलर हैं। अभी थोड़ी देर में हम रीजन समझ लेंगे कि करंट क्यों स्केलर है। ठीक है ना, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं, अभी देखेंगे हम। ठीक है ना, और प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। लार्ज एंगल स्केलर रहेंगे, लार्ज एंगल। ठीक है ना, डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा लार्ज एंगल को।
डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। और टाइम भी स्केलर होता है, ध्यान रखना, टाइम भी स्केलर होता है, ठीक है। डेंसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्केलर है। सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, तो वहां पर देखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा थीटा स्केलर है और डेल्टा टी भी स्केलर है, ठीक है ना। लार्ज एंगल और टाइम जो है दोनों स्केलर हैं, इस वजह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है स्केलर होता है। समझ रहे हैं? इसको सर्कुलर चैप्टर में हम फिर से एक बार देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं यहां पर, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी सिंपल जो है एडिशन फॉलो करते हैं। जो भी स्केलर क्वांटिटी रहेंगे एडेड बाई सिंपल अर्थमेटिक एडिशन, ठीक है ना। जैसे 3 kg प्लस 5 kg हमेशा 8 kg बनाएंगे। 3 kg वाटर एक बकेट में ऐड किया गया, 5 kg वाटर ऐड किया गया, तो हमेशा 8 kg ही रहेगा, ठीक है ना। 3 + 5 यहां पर हमेशा 8 रहेगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में क्यों ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 5 न्यूटन का भी फोर्स लग गया, ठीक है ना। एक दूसरा ब्लॉक है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, ठीक है ना। तो 9 क्लास में आपने देखा था कि इनका रिजल्टेंट कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है तो गेट एडेड, 3 + 5 8 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन यहां अपोजिट में लग रहे हैं, ये फोर्स अपोजिट में लग रहे हैं, तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 - 3 2 न्यूटन लेफ्ट साइड हो जाएगा नेट फोर्स। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का सम 8 है, यहां 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का सम जो है 2 न्यूटन आ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो सिंपल एडिशन से ये ऐड नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ रही है, आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं आपको, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे इसको। फिर से आप केवल इतना लिख लो, पॉज करके इसको लिख लो। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, नंबर अलोंग विथ यूनिट कंप्लीटली डिस्क्राइब रहेंगे। और ये सब एग्जाम्पल हैं, इसमें टाइम भी ऐड कर लेना इसके एग्जाम्पल में। और स्केलर क्वांटिटी आर एडेड बाई सिंपल अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। एक और कंडीशन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ये वेक्टर सम फॉलो करना चाहिए। ये जो है वेक्टर सम फॉलो करेंगे तभी ये वेक्टर कहलाएंगे, अदरवाइज वेक्टर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। वेक्टर सम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे हम, ध्यान देखना। यहां लिख रहे हैं अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। कभी कभी लिखा मिलेगा आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, वो भी करेक्ट है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लिखा है, वो भी करेक्ट है, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी, फोर्स, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। कुछ नए नंबर भी यहां देखने को मिलेंगे, नई क्वांटिटीज भी, ये पुराने ही है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा आर वेक्टर से, ठीक है ना। अभी हो सकता है ये समझ में ना आए क्या लिखा गया है, एज इट इज बना लो बस अभी। वेलोसिटी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क एक नई क्वांटिटी देखने को मिल रही है, ये रोटेशन में देखेंगे हम, ठीक है ना। ये रोटेशनल इफेक्ट देते हैं टॉर्क। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ जैसे अल्फा बीटा जो है ग्रीक का अल्फाबेट होता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा ये सब, वैसे टाउ भी ग्रीक का ही अल्फाबेट है, ठीक है। तो टाउ वेक्टर टॉर्क रहेगा। एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल वेक्टर रहेगा, ध्यान रखना, स्मॉल एंगल वेक्टर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा वेक्टर होता है और डी टी जो है स्केलर है।
तो वेक्टर बाई स्केलर आगे देखेंगे वेक्टर रहेगा, दैट्स वाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डी थीटा वेक्टर होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, यहां पर 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन नॉट ऑलवेज 8 न्यूटन, हमेशा 8 न्यूटन नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट कितना होगा 2 न्यूटन, यहां रिजल्टेंट कितना होगा, यहां रिजल्टेंट कितना होगा 8 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पर एफ नेट कितना रहेगा 8 न्यूटन, यहां पर एफ नेट कितना रहेगा 2 न्यूटन, तो यहां बदल गए ना, ठीक है ना। इन दोनों का सम जो है यहां 2 है और इन दोनों का सम यहां 8 है, तो नॉट ऑलवेज 8 न्यूटन। समझ गए? नेक्स्ट इसको लिख लो, फिर हम समझते हैं करंट क्यों वेक्टर नहीं है। पॉज करके इसको लिख लो पहले, ये डायग्राम भी बना लेना आप अपनी कॉपी में। चलिए अब ध्यान समझना करंट वेक्टर क्यों नहीं है। अलग अलग एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल अगर यहां चूज करें हम 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, यहां पर 5 एंपियर करंट है, यहां पर 2 एंपियर करंट है, यहां पर हमेशा 7 एंपियर आएगा, कुछ भी हो जाए ये एंगल हमेशा 7 एंपियर आएगा। तो 5 प्लस 2 हमेशा 7 आ रहा है, ये तो स्केलर की तरह ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 प्लस 2 जो है हमेशा 7 आ रहा है, ये स्केलर एडिशन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई करंट जो है स्केलर है, वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनका सम। तो करंट एंड डेल्टा थीटा इज नॉट वेक्टर बिकॉज दे डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। डेल्टा थीटा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी लिख लो, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हो सकता है हम बताएं वहां, ठीक है। तो इसको लिख लो, करंट एंड डेल्टा थीटा इज नॉट वेक्टर बिकॉज दे डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर कोई लिखा जाता है और ऊपर जो है एक एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। एक लेटर लिखते हैं और ऊपर एरो लगा देते हैं, ये वेक्टर बन जाता है। चाहे ये कैपिटल लेटर से लिखा जाए या स्मॉल लेटर से लिखा जाए, इससे कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ बुक्स में बोल्ड लेटर में भी लिखा रहता है, ठीक है ना, बोल्ड लेटर में भी लिखा रहता है, लेकिन ये बुक्स में यूज होता है, आप यूज नहीं करेंगे कॉपी वगैरह में। जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा लेटर विथ एन एरो रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं दिमाग लगाना है कि यूं बना रहे हैं, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ऐसा गलत है रिप्रेजेंटेशन। हमेशा एरो जो है टुवर्ड्स राइट ही रहेगा, हमेशा एरो टुवर्ड्स पॉइंटिंग राइट ही रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए अब बात है, ये तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। जैसे 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10 न्यूटन अगर हम बात करें, 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं ना, 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आगे समझ में आएगा, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी मोटा मोटा समझ लो कि ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, वेक्टर की वैल्यू कितनी है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर का मॉड, ठीक है ना, ए वेक्टर के मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वेक्टर वाला जो साइन है उसको हटा देंगे, ये एरो, वेक्टर का एरो हटा देंगे, हम विदाउट एरो लिख लेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है और ये भी मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। समझ रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड इज, यहां लिखा गया है, मैग्नीट्यूड इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच ऑलवेज पॉजिटिव, ये अंडरलाइन कर देना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर, ये भी दिमाग में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर, ठीक है ना। ये दो चीजें दिमाग में रखना है हमें कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, स्केलर होता है, ये भी दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। चलिए
अब हम आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट और एरो के साथ हो, ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। इनका जो लेंथ रहता है, एरो कितना बड़ा रहेगा वो बताता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ये है, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रहेगा तो एरो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा तो एरो ये हो जाएगा। तो एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में एरो रहता है, जिस डायरेक्शन में रहता है एरो, उस डायरेक्शन में वेक्टर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा रहा है ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विथ एन एरो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टेल, वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगा? टेल टू हेड, डायरेक्शन इज टेल टू हेड, ये दिमाग में रखना है। टेल से हेड की डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन रहेगा, टेल से हेड की डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। और लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये भी दिमाग में रखना है हमें। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई वेक्टर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वेक्टर है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर, यूं रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ए बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी कि ए बी वेक्टर, ये फालतू का काम कर रहे हो हम, ठीक है ना। तो ये सब जो है दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो ये एरो रहेगा, ठीक है ना, वो राइट साइड ही रहेगा, और इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये टेल टू हेड है, एक तरह से टेल टू हेड, ठीक है। अच्छा, ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इनको यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट की डायरेक्शन गए हैं हम, ए पॉइंट से बी पॉइंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आर है, हम आर ऐसे ही बनाते हैं, ये आर है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे रीड किया जाता है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका सही है, ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका सही है, ठीक है ना। और इनका मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मॉड, यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर पोजीशन वेक्टर है तो। ये कॉपी में जरूर लिख लेना, पोजीशन, इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट से किया जाएगा विथ एन एरो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा लेंथ होगा लाइन सेगमेंट का, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, ये हम समझ गए, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तीसरा, डायरेक्शन जो रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन टेल टू हेड रहेगा, टेल टू हेड, वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगा? टेल टू हेड रहेगा, ठीक है, ये हम समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर। और अगर पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये रहेगा टेल और ये रहेगा हेड, ये रहेगा टेल और ये रहेगा हेड, समझ रहे हैं, ठीक है। और ये रहेगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और मैग्नीट्यूड को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉज करके इसको भी लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं वो देखेंगे हम। ध्यान देखना, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर यहां पर है बी वेक्टर, ठीक है।
तो पहला काम है दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना है टेल टू टेल और हेड टू हेड, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसको स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल करके लाना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है या फिर हेड टू हेड, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करके यहां पर भी ला सकते हैं या फिर यहां ला सकते हैं। तो मान लो स्क्रॉल करके हम यहां पर लाए, ठीक है ना, बी वेक्टर यहां पर आ गया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको पैरेलली जो है शिफ्ट कर देंगे हम, और टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। और स्मॉलर एंगल है एक लार्जर एंगल है, तो हम स्मॉलर एंगल ले लेंगे। समझ रहे हैं ना, दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, उनको ज्वाइन करना है टेल टू टेल और हेड टू हेड, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, और टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, बी को यहीं रहने दें, बी को यहीं रहने दें, ए को स्क्रॉल करके ले आए यहां पर, ठीक है ना, ए को स्क्रॉल करके यहां पर ले आए, या फिर यहां ले आए, या फिर यहां ले आए ए को, और स्मॉलर एंगल ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल मिल जाएगा। समझ रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये स्टेटमेंट लिखना, ये लिखना आप, एंगल बिटवीन वेक्टर हेडिंग लिखो, ज्वाइन वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इसको पॉज करके पहले लिख लो, फिर हम समझते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब जो है दो वेक्टर बनाओ यूं, इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन्हें जो है यूं भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ज्वाइन करने का तरीका सही है, ठीक है ना। और स्मॉलर एंगल हम चूज कर लेंगे। तो ये भी डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। एंगल दो वेक्टर के बीच में जो रहेगा वो हमेशा 0 से लेकर 180 तक ही हो सकता है, ठीक है ना। अगर दो पैरेलल वेक्टर हुए, दो पैरेलल वेक्टर हुए, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में मान लो अगर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, एंगल कितना रहेगा? 0। अच्छा, मान लो दो एंटी पैरेलल वेक्टर हुए, एक इधर वेक्टर है और एक इधर वेक्टर है। इनको जब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे हम, इन्हें जब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तब एंगल कितना हो जाएगा? 180। बाकी सभी केस में 0 और 180 के बीच में रहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी रहेगा, 0 से लेकर 180 तक कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल 200 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दो वेक्टर के बीच में एंगल 300 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल 170 है, ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, ठीक है ना, इन फॉलोइंग। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ए को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। ए को स्क्रॉल करके आगे ले जा रहे हैं, ए को स्क्रॉल कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बस हम वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके यहां ले आए, टेल टू टेल ज्वाइन करना था। समझ रहे हैं ना, टेल टू टेल ज्वाइन करना था। और ये 180 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिया था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। 180 में से 40 माइनस कर देंगे, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। तो थीटा कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच में थीटा कितना हो गया यहां पर? 140 डिग्री। समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखना, हम ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों को टेल टू टेल ना ज्वाइन करके हेड टू हेड ज्वाइन करते। तो ए को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया, ध्यान देखना, पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया ए को हमने, ठीक है ना। तो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। हमें कौन सा चूज करना है? स्मॉलर एंगल, ठीक है ना। और ए को पैरेलल शिफ्ट किया है, ए को पैरेलल शिफ्ट किया है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। ये भी 40 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, ठीक है ना, 140 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, ध्यान से ये क्वेश्चन ट्राई करो, आप पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन ट्राई करो।
सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, देखो। चलिए, तो डी को आगे शिफ्ट किया हमने पैरेलली, तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। टेल टू टेल ज्वाइन किया हमने और स्मॉलर एंगल चूज कर लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री आ जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। तो थीटा कितना हो गया इनके बीच में, 30 डिग्री। समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ध्यान से देखना, यहां पर कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ए और बी के बीच में एंगल बताना है, ए और डी के बीच में बताना है, बी और सी के बीच में बताना है, बी और डी के बीच में बताना है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ए और बी के बीच में हम बता रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ए वेक्टर यहां पर है, ये एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहे हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट करो यहां पर, पैरेलली। तो ये रहा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, और ये जो ए है इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना है, 90, 90 माइनस 45 माइनस 20, 90 माइनस 45 माइनस 20, तो आ जाएगा कितना, 25 डिग्री, ठीक है ना। तो पहला कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। समझ गए। अब दूसरा देख रहे हैं, ए और डी के बीच में एंगल, ठीक है ना। पॉज करके इसको लिख लो पहले। ए और डी के बीच में ध्यान देखना, ए और डी के बीच में कैसे देख रहे हैं हम, केयरफुल होकर देखना। ए को हम पैरेलली शिफ्ट किए यहां पर, तो ये एंगल कितना है, 20, ठीक है ना। हमें कौन सा एंगल बताना है, ये एंगल, सॉरी, हमें कौन सा एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, ठीक है ना। तो केयरफुल होकर देखना, ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा 90 माइनस 20, 70, और 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90। तो दूसरे का आंसर कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। पॉज करके बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में देखो, पॉज करके। चलिए अब हम देख रहे हैं बी और सी के बीच में एंगल, ध्यान देखना। सी को यहां शिफ्ट कर दिया, या बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं हम, इसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो आप, जिसमें आप कन्वीनियंट हो। तो सी को यहां शिफ्ट किया हमने, ध्यान देखना, सी यहां पर आ गए, और ये एंगल कितना है, 30, ये कितना होगा, 60। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो 60 प्लस 105, ये सॉरी 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 कितना बना देगा, 105। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। अब हमें चाहिए बी और डी के बीच में, बहुत आसान है, बी और डी के बीच में, पॉज करके ट्राई करो। बी और डी के बीच में बहुत आसान है, तो बी को शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो बी को यहां शिफ्ट किया, और ये एंगल कितना है, 45। तो बी और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 45 प्लस 20, 65 डिग्री। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां देखना, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कौन सा होगा, ध्यान देखना, दिस इज ए बी वेक्टर। ये होते हैं टेल और ये होते हैं हेड, टेल टू हेड देखना है हमें, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी सी, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी सी, ये वेक्टर है। तो इनके और इनके बीच में एंगल चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड टू हेड। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे स्क्रॉल कर रहे हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 120 हो जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा 120। अच्छा, पॉज करके इसको लिख लो, और दूसरा जो है ट्राई करो, बहुत आसान है दूसरा क्वेश्चन।
आपको बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक ही डायग्राम में काम ना चलाएं आप, ठीक है। हम यहां पर रब कर दे रहे हैं, लेकिन आप जो है अलग अलग डायग्राम बनाएं। तो बी, ए बी वेक्टर पहले है, तो ए बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, ये रहा सी बी वेक्टर। तो ये जो है पहले ही हेड टू हेड ज्वाइन है, देखो, तो यही एंगल आ जाएगा। आंसर आसान है इसमें, 60 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉज करके ट्राई करो। नेक्स्ट देखना, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, तो ये एंगल हमें चाहिए था। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था 180 डिग्री होता है इसका सम। तो 180 माइनस 60 माइनस 70, ये 120, 120 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर कितना आ गया, थर्ड में 50 डिग्री रहेगा ये आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे शोइंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो जब भी हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपनी कॉपी में बनाना हो तो हमेशा ईस्ट जो है राइट साइड बनाएंगे, वेस्ट इधर और नॉर्थ जो है इधर और साउथ इधर, ठीक है ना। जैसे इंडिया का मैप होता है उसी फॉर्मेट में हम चलेंगे। यहाँ JNK है, जम्मू कश्मीर है, और इधर जो है तमिलनाडु, और इधर सेवन सिस्टर, और इधर जो है गुजरात है, समझ रहे हैं। तो इसी फॉर्मेट में हम हमेशा जो है डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक वेक्टर मान लो 45 डिग्री पर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं या वेस्ट साउथ डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पॉज करके लिख लो, अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं हम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई वेक्टर, अगर मान लो कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है 45 डिग्री पर, तो इसको बोल देंगे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको बोलेंगे हम। इधर रहेगा, इस डायरेक्शन में 45 है, तो क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ध्यान देखना, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ये 45 डिग्री है, ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ध्यान से। तो इसको स्क्रॉल करेंगे, ध्यान देखना ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, समझ रहे हैं। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ध्यान रखना। ये नहीं कि आप बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं है ये किस डायरेक्शन में, मान लो इधर विंड ब्लो कर रही है, तो ये इस डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये विंड विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो विंड जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, समझ गए। चलिए अब ध्यान देखना, जैसे मान लो ये बताया गया कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री है, ठीक है ना, ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे हम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको ऐसे रीड करते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ में ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लेना, यहां से यहां जा रहे हैं हम, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको अच्छे से लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं हम। ये क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ये। चलिए अब ये डायरेक्शन देखना, पॉज करके देखो, बता पाएंगे क्या आप। तो इनको स्क्रॉल करके हम आगे ले आए, ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, ठीक है ना। 20 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये रहेगा 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 20 डिग्री
ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल होगा 70, ये एंगल होगा 70, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, ध्यान देखना, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते थे 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 70 डिग्री, ये भी करेक्ट है, समझ रहे हैं ना, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर दो फास्ट, जैसे लिखा गया है ये, और यहां से एंगल है ये 60 डिग्री, ठीक है ना, एक वेक्टर ये है, फास्ट इसको जो है रिप्रेजेंट करो, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन बताना है हमें मैथमेटिकली, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, 60 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, 60 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ रहे हैं ना, 60 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉज करके लिख लो इसे। जैसे मान लो एक डायरेक्शन ऐसे बताया गया है, यूं, ये एक वेक्टर है, और बताया गया ये एंगल दिया गया हमें 30 डिग्री, अब जो है बताना है, ट्राई करो इसे, पॉज करके देखो। चलिए, तो पहले तो हम इसको स्क्रॉल करके, ठीक है ना, इसके टेल को ऐसा समझ लो, इसके टेल को ओरिजिन पर लाएंगे, इसको स्क्रॉल करके आगे ले चलो, टेल जो है ओरिजिन पर आ जाए, तो ये 30 है तो ये 30 होगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में, 30 डिग्री वेस्ट टू साउथ, तो ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री, ये वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब तो समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए। चलिए, और सबसे बेसिक, मान लो अगर कोई आदमी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो ये होगा, ठीक है ना, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे, अब हम एक एक करके हम देखते हैं। पहला बता रहे हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किनको बोलेंगे, जिनका एंगल जीरो हो, जिनके बीच में एंगल जीरो हो, उनको बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर इज जीरो, थीटा जीरो रहेगा, उसको बोल देंगे हम, वो क्या है, कोलिनियर है। जैसे ये देखो, दो पैरेलल वेक्टर हैं ये, थीटा जीरो है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जब भी वेक्टर पैरेलल रहेंगे, जब भी वेक्टर पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे में लिखे जा सकते हैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। चलिए, ये अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कॉपी में आप इसको नोट कर लो, जैसे ही ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम बताएंगे आगे, ठीक है ना, वहां आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, एज इट इज लिख लो, हम इसको फिर से बता देंगे, अभी एज इट इज नोट कर लो बस, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या रहेंगे, जिनका एंगल जो है 180 रहेगा, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर। ये देखो, जस्ट अपोजिट है, व्हेन थीटा इज 180, जब थीटा 180 रहता है तो माइनस लैम्डा टाइम्स से दो वेक्टर जो है आपस में कोरिलेट किए जा सकते हैं, इनको लिख लो, जब हम ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, वहां ये क्लियर हो जाएगा, अभी एज इट इज लिख लो बस। अभी के लिए इतना समझो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल जब 180 रहेगा, उसको बोल देंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। चलिए, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, उसको बोल देंगे हम इक्वल वेक्टर, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। दोनों वेक्टर्स आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना।
जैसे मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ही बराबर नहीं है। ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, बोथ आर नॉट सेम। ठीक है ना? ये जो है पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो इक्वल वेक्टर के केस में ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? और इक्वल वेक्टर के केस में ये भी रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है इक्वल वेक्टर जब रहते हैं। ठीक है? अच्छा, जब इक्वल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, तो जितना इनका एक्स कंपोनेंट है उतना ही इनका भी एक्स कंपोनेंट रहेगा, जितना इनका वाई कंपोनेंट है उतना ही इनका वाई कंपोनेंट रहेगा, जितना इनका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है उतना ही जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा। अभी आइडिया तो नहीं है आपको कंपोनेंट के बारे में, लेकिन इसको लिख लो। अगर आप 13 वगैरह के हैं तो आपको आइडिया होगा, नहीं तो थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है, अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे आप। लिख लो लेकिन यहीं पर, क्योंकि रिवाइज करते समय ये आपके दिमाग में चलेगा। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना? वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना? उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और जब भी इक्वल वेक्टर रहेगा तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है ना? और मैग्नीट्यूड दोनों का अभी भी सेम है, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है। ठीक है ना? इक्वल वेक्टर में ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो या फिर इक्वल वेक्टर हो, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है? नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है ना? नॉर्मल वेक्टर जब रहते हैं तो उनको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर रहेंगे तो उनको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल। थीटा कितना रहता है? 90। वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना? उसको बोल देंगे हम ये ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर वर्टिकल है, एक वेक्टर हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है, दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है, दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। एक ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। समझ रहे हैं ना? चलिए, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना? लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है? सेम प्लेन पर लाई कर जाए उसको बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। जैसे आपकी कॉपी में कोई भी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करें, वेक्टर ड्रॉ करें, वो सारे कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है ना? लेकिन इस बोर्ड पर कोई वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है ना, और हॉरिजेंटल प्लेन पर कोई एक वेक्टर ड्रॉ करें किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो जैसे ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर बाहर हमने ड्रॉ कर दिया, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है ना? जो सेम प्लेन पर होंगे उनको बोल देंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। जैसे यहां पर बोर्ड पर जितने भी वेक्टर बनाए जाएंगे अभी सभी के सभी कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देख रहे हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसको बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। ठीक है ना? उनको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इनका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी रहता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, हमें आइडिया नहीं है। ठीक है ना? हमें आइडिया ही नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के बारे में हम श्योर नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना? तो आर्बिट्रेरी बोल दिया जाता है। ठीक है? चलिए, इनको नल वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट विथ वेक्टर। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a वेक्टर एक वेक्टर बना रहे हैं, तो 2a वेक्टर का मतलब हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ ए डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है? अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ इसका लेंथ का हाफ वेक्टर। ठीक है ना? इसके मैग्नीट्यूड का हाफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है? अच्छा, -2a वेक्टर का मतलब हुआ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट एंड
मैग्नीट्यूड डबल द ए, मैग्नीट्यूड डबल द ए। ठीक है, जैसे बोला जाए 3 टाइम्स ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, 3 टाइम्स ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो 3 ए वेक्टर रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसको लिख लो। चलिए अब ध्यान समझना, लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है। अगर एक लिखा गया सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ध्यान से देखना इसको, सी वेक्टर लिखा गया लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है, सी का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि सी कैप से लिखते हैं, कैप जब लगाते हैं इसका मतलब होता है डायरेक्शन, सी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, सी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, सी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, अच्छा अगर हम लिख रहे हैं डी इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स लैम्डा वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर, इसका मतलब डी का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ए है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ए है, माइनस। ठीक है ना, अगर हम माइनस लैम्डा लिख रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिए हैं और लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया है, और लैम्डा टाइम्स कर रहे हैं ए तो मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो गया है, डायरेक्शन जस्ट सेम है, डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको भी पॉज करके लिख लो। चलिए अब ध्यान सुनना, हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है और फोर्स भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, मास का प्रोडक्ट है, मास स्केलर होता है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, या फिर यूं बोल सकते हैं हम, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास भी लिख सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए। समझ रहे हैं ना, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है ना, आप पॉइंट लिख लेना, फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे लिखा जाता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये पढ़ा होगा हमने 9 क्लास में, बस यहां वेक्टर लगा दिया हमने, मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। इसका कहने का मतलब है कि मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड m टाइम्स स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। ठीक है ना, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड रहेगा m टाइम्स स्पीड होगा, और मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सॉरी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल रहा है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कहां से आया इससे हमें मतलब नहीं, अभी अभी केवल इतना हमें मतलब है कि P और V का डायरेक्शन सेम होगा, P और V का डायरेक्शन सेम होगा, बस इतना सा हमें समझना था अभी। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी में आएगा, 1 रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो लिख रहे हैं अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना, ए वेक्टर था एक, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से,
तो यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, a, ठीक है। और कोई भी वेक्टर रहे उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जैसे a का यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम बोलेंगे a कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया a का, ठीक है। तो a कैप किधर होगा, a कैप की डायरेक्शन क्या होगा, a की डायरेक्शन में ही होगा, ये a कैप है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इनका मैग्नीट्यूड a के बराबर है, और इनका मैग्नीट्यूड भी a है, ठीक है ना। तो ये तो लिख सकते हैं हम, अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स a का मैग्नीट्यूड है। तो मान लो इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनका मैग्नीट्यूड a है, इनका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, a ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं हम इजीली, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो उसको लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लो ए जो है वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है, कोई फोर्स है उसका वेक्टर है ये, इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। इसका यूनिट क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। इनका यूनिट क्या रहेगा, ये यूनिट लेस रहेंगे, क्योंकि न्यूटन बाई न्यूटन ये यूनिट लेस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो रहता है लेकिन यूनिट लेस रहते हैं ये, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड 1 रहता है और ये यूनिट लेस रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, यूनिट वेक्टर इज डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम, इतना लिखो। चलिए, आई थिंक लिख लिया आपने। अब ध्यान सुनना, ए डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप बोल देते हैं, बी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम बोल देंगे बी कैप, सी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम बोल देंगे सी कैप, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमेशा जो है आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी एक्स कैप से लिख देते हैं लेकिन बहुत रेयर यूज होता है एक्स कैप, ठीक है ना, हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से लिखते हैं, जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम के कैप से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड डायरेक्शन आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमने आई कैप लिखा, माइनस एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम माइनस आई कैप से लिखते हैं, ठीक है ना। जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और माइनस में जो रहेगा, माइनस जे में जो रहेगा उसके यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं माइनस जे से। जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को के से लिखते हैं, माइनस जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को माइनस के से लिखते हैं, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो पहले, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है हमें। बन गया, ये अच्छे से बनाना, इसे पॉज करके अच्छे से बनाना थोड़ा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई, माइनस जे, माइनस के, ठीक है। चलिए, अब ध्यान समझना, जैसे मान लो एक ब्लॉक है 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमें बताना है इसको कि एक ब्लॉक जो है 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको कैसे बताएंगे मैथमेटिकली, सिंपल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमसे बोला जाए कि वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते 2 मीटर, ये 20 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। तो ध्यान देखना इसको कैसे लिखते हैं, लिखा जाता है 20 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप हो गया डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 आई मीटर पर सेकंड। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका सही है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, हम समझ जाएंगे कि 20 मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आई डायरेक्शन में है इनके पास, 20 मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इनके पास है, हम समझ जाएंगे ऐसा अगर लिखा गया है तो। मान लो एक ब्लॉक है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, अब हमें लिखना है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, ध्यान देखना। इसको ऐसे लिख सकते थे हम, 40 का मैग्नीट्यूड है और माइनस जे डायरेक्शन में है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है लिखना, बार बार ब्रैकेट वगैरह लगाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। इसको ध्यान देखना कैसे लिखा जाएगा, -40, ठीक है ना, -40 जे कैप मीटर पर सेकेंड, कंप्लीट है ये। इससे हमें पता चल रहा है कि माइनस जे डायरेक्शन में है और 40 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, माइनस जे डायरेक्शन में है और 40 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है, हमें ये पता चल रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का एक तरह से हम समझ सकते हैं तरीका है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक ब्लॉक पर फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, तो फोर्स वेक्टर क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिखो आप कॉपी में, फोर्स वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, देखो तो यहां पर फोर्स वेक्टर को लिखेंगे 20 आई कैप न्यूटन, 20 आई कैप न्यूटन, ये कंप्लीटली डिफाइंड है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं हम, अब ध्यान देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। अब एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस पर पूछा गया फोर्स, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन, इसको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये पूरा डायग्राम बनाने के बजाय अगर ये लिख दिया जाएगा तो हम साइंटिफिकली समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फोर्स जो है 20 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव, और 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, और न्यूटन का मतलब फोर्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये एक पोजीशन है ए का, और ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान देखना, हम ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं हम, और ओ ओरिजिन होता है, ओ ओरिजिन होता है तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, ध्यान देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इस तरीके से भी लिख सकते थे हम। तीसरा तरीका ध्यान से देखना, हम ऐसे भी लिख सकते थे ओ ए वेक्टर। ये तीनों जो है रिप्रेजेंटेशन के तरीके करेक्ट हैं, ठीक है ना, तीनों रिप्रेजेंटेशन के तरीके करेक्ट हैं। अब बात आई पोजीशन क्या है ए का, तो ए जो है एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर है और वाई डायरेक्शन में 3 मीटर पर है, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, चाहे तो आप यूनिट लगा दें मीटर, ठीक है ना, 4 आई कैप 3 जे कैप मीटर, ये भी वही है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर, ये भी वही है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर, समझ रहे हैं। ये है पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेलोसिटी हम समझ गए, फोर्स समझ गए, पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए, ठीक है। इसको लिख लो पॉज करके अच्छे से, फिर आगे चलते हैं हम। इसे यहां नहीं लिखना है फिर से, चलिए अब ध्यान से समझना, यहां पर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, और एक पार्टिकल p है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, -4, इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देखना। तीनों सेम होंगे, वैसे तीनों सेम होंगे, आप एक बार लिख लो बस, ठीक है ना, तीनों सेम होंगे। पोजीशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, OP वेक्टर, पोजीशन ऑफ p, तीनों सेम है, तो क्या रहेगा ये i कैप
वन आई कैप लिखने के बजाय आप आई कैप ही लिख सकते हो, वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। यूनिट लगाना हो तो मीटर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। यही ये भी है और यही ये भी है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ध्यान से देखना, जैसे यहां पर ये एक वेक्टर है, इसमें 3 टर्म है, एक पहला टर्म है, एक दूसरा टर्म है, एक तीसरा टर्म है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है ना। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है 1, वाई कंपोनेंट कितना है 2, जेड कंपोनेंट कितना है -4। तो कोई भी वेक्टर है, ठीक है ना, उसको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी वेक्टर है उसको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए एक्स क्या रहता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए रहता है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक सेकेंड, ए एक्स क्या रहेगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो है। ये क्या रहेगा, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। ये क्या रहेगा, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। इसको पॉज करके आप लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, ठीक है ना। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो देखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 2D वेक्टर है जैसे मान लो, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वेक्टर का एक्चुअल वैल्यू कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, इसको लिखना नहीं है, आप जो है चाहे तो यहां जो लिखा जाएगा उसको लिखना, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देखना बस इसे। एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इधर 4 यूनिट है और ये जो है वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट है। तो इनका वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा इनका 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। अच्छा ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी वेक्टर की लेंथ कितनी है अगर देखें तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये लेंथ कितना रहेगा, ये रहेगा √4² प्लस 3² 16 प्लस 9 √25 आ जाएगा कितना 5। समझ रहे हैं। तो जो एक्चुअल लेंथ है, ये लेंथ है, वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, जो काम हम पोजीशन वेक्टर के साथ कर रहे हैं वही काम हमें वेक्टर के साथ भी करना है। जैसे अगर एक वेक्टर है, सॉरी, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इनका जो है एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है ए एक्स, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है ए वाई, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं ना। और हमें चाहिए इसी की लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या होगी, गेस करो आप, इसकी लेंथ क्या होगी, गेस करो। इसकी लेंथ रहेगी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस से सिंपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दिया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, हमको समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव रहेगा भी यहां पर। ये क्वेश्चन है फाइंड ए मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल है ये भी, वैसे वही क्वेश्चन तो फिर से लिख लिया हमने, कोई नहीं। तो ये ए वेक्टर क्या है, यहां पर ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4² प्लस 3² कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान समझना 3D के लिए, 3D में क्या रहेगा,
ए एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों है। तो ध्यान से देखना, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा हो अच्छे से, ठीक है ना, ये क्यूबॉइड जैसा है, ठीक है, ये क्यूबॉइड जैसा है। यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, ए एक्स। यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, ए वाई। यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, ए जेड। और हमें ये वाला वेक्टर जो आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर की लेंथ चाहिए हमें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझना, ये एग्जांपल देखना। अगर हमसे बोला जाए इस ब्लू लाइन की लेंथ कितनी है, इस ब्लू लाइन की लेंथ कितनी है, तो ध्यान से देखना ब्लू लाइन की लेंथ कैसे बताएंगे हम। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2 मीटर एक्स कंपोनेंट। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ध्यान देखना, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। तो अगर ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो बताओ ये ग्रीन वाला यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा। ये फेस डायगोनल है, ये हो जाएंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, ये ग्रीन और ये रेड दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, और रेड का लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो इनका और इनका अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो ये ब्लू वाले की लेंथ आ गया, अब ये ब्लू की लेंथ है। तो यहां पर अगर हमें इनकी लेंथ चाहिए, इनकी लेंथ चाहिए, ठीक है ना, इनका लेंथ का मतलब हुआ बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, याद करो, बताया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर क्या रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, क्योंकि जो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ एक्स डायरेक्शन में इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना है, जेड डायरेक्शन में इतना है। तो क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं बन पाएगा आपसे, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये लिखो फॉर 3D दिस एंड दिस, बस कंप्लीट है ये। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। राइट द वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड। पहले वेक्टर लिख लेते हैं। तो लेट्स, पोजीशन वेक्टर था ये, तो पोजीशन वेक्टर रहेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना, प्लस 2k कैप। और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4, 20 प्लस 4 24, रूट 24 इज इक्वल टू 2 रूट 3, नहीं 6, 2 रूट 6 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब ये देखना, ये एक वेक्टर दिया गया, हमसे बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा और यूनिट वेक्टर कितना होगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलना। वैसे मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं, ट्राई करो मैग्नीट्यूड, पहला पार्ट इसका ट्राई करो आप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा रूट 9 इज इक्वल टू 3। मिल गया। अब बात है यूनिट वेक्टर। तो याद करो यूनिट वेक्टर क्या था, यूनिट वेक्टर था ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए था। तो दिस डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 2/3 आई कैप 2/3 जे कैप माइनस k/3, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 6,
तो आप गेस करो, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 6। चलो इससे पहले एक दूसरा गेस करना आप, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 1, हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो हैविंग मैग्नीट्यूड 1 कितना होगा, ये वेक्टर, और हैविंग मैग्नीट्यूड 6 तो ये वेक्टर। तो बेसिकली ये वेक्टर जानना चाह रहे हैं, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई ए कैप, और ए कैप लिख चुके हैं हम, ए कैप हम लिख चुके हैं। इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 और 2 4 आई प्लस 4j माइनस 2k, ये मिल गया। अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट है अ वेक्टर अपोजिट टू ए हैविंग मैग्नीट्यूड 9, अपोजिट टू ए हैविंग मैग्नीट्यूड 9, अपोजिट टू ए हैविंग मैग्नीट्यूड 9, ठीक है ना। अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए हैविंग मैग्नीट्यूड 9, देखो ये रहा, माइनस ए कैप, अपोजिट टू ए हो गए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, -9 और ए कैप की वैल्यू ये है, यही यहां पर फिर से लिख लेते हैं, 2/3i 2/3j माइनस के कैप बाई 3, तो यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 6i माइनस 6j 3 माइनस 3 नहीं प्लस 3, माइनस माइनस गेट प्लस 3 के कैप। समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर स्पीड है, वेलोसिटी है, और बी वेक्टर फोर्स है। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी हैविंग मैग्नीट्यूड डबल देन ए, और फिर है वेक्टर जस्ट अपोजिट टू ए मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बी। तो पहले का आंसर हो जाएगा मैथमेटिकली बी कैप, और बी कैप निकालना आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना, पॉज करके आप सॉल्व करना। तो बी कैप क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर यही है, मैग्नीट्यूड बी निकाल लेते हैं हम अलग से। बी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, √1 प्लस 4 प्लस 4 8 9 3, तो आ जाएगा ये आई कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ध्यान से, दूसरा पार्ट बहुत ध्यान से देखना है। अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी हैविंग मैग्नीट्यूड डबल द ए, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, तो इधर वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, और इधर यूनिट वेक्टर लिखो। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी मतलब बी कैप हैविंग मैग्नीट्यूड डबल द ए 2a, ठीक है ना। तो 2a की वैल्यू लिख रहे हैं पहले। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ध्यान देखना, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम बोलेंगे √3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू √25, √25 इज 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से, गलती नहीं करना है। मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड था 3 न्यूटन, ठीक है ना। यहां न्यूटन क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि इसका भी यूनिट न्यूटन था, न्यूटन बाई न्यूटन कट गया, ये यूनिटलेस हैं। इनके पास यूनिट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर I/3 2/3 2/3, ठीक है। तो ये अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा इसी को लिख रहे हैं हम, इसी को यहां पर लिख सकते हैं हम 10/3i 20/3j और 20/3k
ध्यान से, मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड, डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड डबल देन ए। नेक्स्ट है वेक्टर जस्ट अपोजिट टू ए, ठीक है ना, 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जस्ट अपोजिट टू ए, तो माइनस ए कैप है, और 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 3 टाइम्स बी, ठीक है ना, तो ये आंसर रहेगा। तो ध्यान देखना कैसे लिख रहे हैं, 3 बी का मैग्नीट्यूड कितना था, बी का मैग्नीट्यूड कितना था 3 न्यूटन, तो यहां रखेंगे हम कितना 3 न्यूटन, और ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए का यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ए, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा ये -9, ए वेक्टर हमको याद है 3 - 4 है, 3i, और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड 5 आया था, सॉरी 4 है ये, और ये यूनिट क्या रहेगा न्यूटन, न्यूटन, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 डिवाइडेड बाई 5, आई कैप, माइनस माइनस गेट प्लस, 36 जे कैप डिवाइडेड बाई 5, दिस न्यूटन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हैं, 11th क्लास के लिए, या आईटी वाईटी में नहीं पूछा जाएगा, मेंस वेंस में पूछा जा सकता है बस, ठीक है। चलिए अब ध्यान देखना, अ वेक्टर हैविंग डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये स्टेटमेंट वाइज लिख लिया हमने, ठीक है ना, डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए, करेक्ट है ये। अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी हैविंग मैग्नीट्यूड 20, हैविंग मैग्नीट्यूड 20 टाइम्स बी नहीं 20, तो इन द डायरेक्शन ऑफ बी हैविंग मैग्नीट्यूड 20, अ वेक्टर in the direction of C having magnitude double the magnitude of M, तो double the magnitude of M in the direction of C, ये भी लिख लो पॉज करके, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, और स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे हम, ठीक है। उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं हम, ठीक है। तो वेक्टर 3 लेक्चर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।